आज हमारा 30 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज का 16th डे। तो आज हम देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फंडामेंटल राइट के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन बैक बाय अनदर हैंड। तो इसके बारे में लिखना ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जनरली पूछा जाता है। तो हमें 3 भाग में पहले तो बांटना है इसको। यदि आप इसमें जुडिशियल कोई जजमेंट वगैरह है कुछ, वो यदि आप ऐड करना चाहते हो कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहला तो हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा हो जाएगा बॉडी और तीसरा हो जाएगा कंक्लूजन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो आप लोग को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, मैं इसके लिए ज़्यादा बोलूँगा नहीं अच्छा लगेगा तो कर देना। चलो, तो अभी हम इसके लिए अभी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट लिखते हैं। यदि हम तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी देता है ना, तो वो हम लिखते हैं फंडामेंटल राइट। ओके सॉरी, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक गारंटी। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक गारंटी, बेसिक गारंटीज ऑफ क्या, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, है ना, प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3, है ना, प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनी डाउट? इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये भी पता है कि ये जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऑब्वियसली बात है। सो हाउएवर, है ना, दीज राइट्स आर नॉट, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, है ना। दीज राइट्स आर नॉट एंड आर सब्जेक्ट टू certain reasonable restrictions, ठीक है। अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी देखो ये बोल रहा है कि ये फंडामेंटल राइट जो है एक हाथ से तो हमें पावर देता है लेकिन दूसरे हाथ से छीन लेता है। तो पावर तो ये है कि जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में दे रखा है ना, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि जो हमें मतलब क्या, जो हमें पावर प्रोवाइड करता है, बट वो किसी किसी कंडीशन में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इससे ये मतलब थोड़ी है कि हम कोई भड़काऊ बयान दें या फिर कुछ दें, देश को तोड़ने की बात करें या फिर कुछ, तो ये सब रिस्ट्रिक्शन है। हम हर जो मन में आएगा वो नहीं बोल सकते। हाँ, बोलने का अधिकार है, लेकिन हम वो हर चीज़ नहीं बोल सकते हैं जो हमारे देश के अगेंस्ट हो, जो सोवरेनिटी के खिलाफ हो। तो वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, तो इससे ये है कि एक हाथ से आज़ादी मतलब ये दी गई है, फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है एक हाथ से, दूसरे हाथ से ले लिया गया है। तो ये काफ़ी हद तक सही भी है और काफ़ी हद तक हम उसको सही नहीं भी मानते हैं, क्योंकि इतना तो होना चाहिए, है ना, मोरालिटी, हेल्थ को लेकर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सो अभी हम देखते हैं कि वाई डज दिस, ये वैलिड क्यों है। पहली बात ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड क्यों है। तो अब ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इतना हो गया हमारा, अब हम बॉडी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। सो पहला चीज़ है कि क्यों ऐसा दिया जाता है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस है। सो वी कैन राइट की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जिस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि एक हाथ से दिया गया दूसरे हाथ से ले लिया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो चलते हैं अदर, जैसे कि आर्टिकल 19, इसको हम कलर चेंज कर लेते थोड़ा, है ना। आर्टिकल 19 अलाउज द स्टेट, आपको पता है इसमें काफ़ी सारे वो हैं आर्टिकल, है ना, काफ़ी सारे उसमें दे रखे हैं। स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन एंड ऑल, इस तरीके के। सो इट अलाउज द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन freedom such as speech and expression,
speech and expression, such as speech and expression in the interest of security, in the interest of security, sovereignty, public order and morality. पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शंस है एक तरीके से। दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा और क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम, जैसे कि सारी चीज़ मतलब सारे धर्म का प्रचार करने का हमें, अपने अपने धर्म का प्रचार करने का हमें अधिकार है, बट रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक प्रोवाइड रिलीजियस फ्रीडम। तो क्या जिसके मन में जो आएगा वो करेगा क्या? नहीं, इट प्रोवाइड रिलीजियस फ्रीडम बट सब्जेक्ट इट टू, किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, सब्जेक्ट इट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अपने धर्म को, अपने जिस देवता को आप मानते हो उसको मतलब क्या बोलते हैं, उनको पूजने का, उनको प्रचार करने का आपके पास अधिकार है, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप काला जादू प्रैक्टिस करोगे। अब आप किसी के घर के बगल में, मेरे घर के बगल में आप काला जादू प्रैक्टिस करोगे, यदि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, यदि मेरे को दिक्कत है तो फिर मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, तो फिर आपका अगेंस्ट एक्शन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है ना, जो मन चाहे वो नहीं कर सकते हम अपनी लिबर्टी उसको कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल इंडिविजुअल लिबर्टी के आगे जो कम्युनल लिबर्टी है ना, जो कलेक्टिव लिबर्टी है, उसको कलेक्टिव जो चीज़ें हैं, कलेक्टिव लिबर्टी, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें, यदि वो हम लिख सकते हैं, वो उसका भी प्रावधान है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना। इसके अंदर क्या है कि आर्टिकल 22 परमिट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब यदि आपको शक है, यदि गवर्नमेंट को यदि शक हो रहा है कि ये बंदा जो है ये देश के लिए खतरा है, कुछ दंगे भड़का सकता है, तो दंगे होने से पहले ही आपको एडवांस में वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, नज़रबंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वो रख सकते हैं उसके अंदर, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आता है। सो डिटेंशन अंडर सर्टेन, प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशंस, है ना। अलाउन पर्सनल लिबर्टी, to be restricted in exceptional circumstances। जैसे बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मान लो स्टूडेंट वाला प्रोटेस्ट था, तो उसमें यदि गवर्नमेंट को लग रहा है कि यदि खान सर के बहकावे में आके स्टूडेंट, मतलब खान सर यदि ऐसा कुछ मतलब स्टूडेंट को कुछ मोटिवेट कर दें या कुछ बोल दें, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, दंगे भड़क सकते हैं, स्टूडेंट जो है वो पूरे रोड पर उतर जाएंगे या कुछ कर देंगे ऐसे, तो उस केस में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उनको पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के माध्यम उसको अपने मतलब अंदर रख सकती है उनको, ठीक है। तो उनके जो राइट्स हैं, पर्सनल लिबर्टी, उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि आप मतलब बोल नहीं सकते हैं, घर में उनको कैद करके रखा जा सकता है, कुछ भी वॉट एवर जो गवर्नमेंट को सही लगे वो कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। इसके अलावा हम इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो इमरजेंसी के टाइम में भी ये जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सो वी कैन राइट इमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें क्या होता है, द Constitution permits restrictions on
restrictions on certain rights during a national emergency, ठीक है. However, the 44th Amendment Act अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो वो दो कौन सा आर्टिकल है जिसको इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है. उसको हम लिख सकते हैं कि हाउएवर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये एम्पावर करता है, प्रोटेक्ट्स कौन सा आर्टिकल 20 और 21 को, 20 एंड 21 फ्रॉम सस्पेंशन. जो ये 44th जो संविधान था, ये देखो जो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, इट प्रोटेक्ट्स आर्टिकल 20 एंड 21 फ्रॉम सस्पेंशन. इमरजेंसी में भी ये सस्पेंड नहीं होगा. ठीक है, ये चीज़ें हो गई. चलो अब हम यहाँ बात करते हैं, ये तो हो गया यहाँ पे कि ये किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से लगा हुआ है ना, ये रिस्ट्रिक्शंस किस लिए है ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया. अब हम ये करेंगे कि क्या ये रीजनेबल मतलब क्या हमारा संविधान जो फंडामेंटल राइट है वो फिर भी स्टिल प्रोटेक्टेड. हम उसके तर्क में लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स स्टिल प्रोटेक्टेड. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है ना. इसमें हो सकता है ना क्या क्या चीज़ें जो इसको प्रोटेक्ट कर रही हो. तो देखो कैसे है, तो एक एक करके हम लेके चलते हैं. कलर चेंज कर देता हूँ, है ना. चलो, एक तो जुडिशियल रिव्यू है ना, GU. यदि कोई भी सरकार यदि कोई भी कानून बनाती है वो यदि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको क्या कर सकता है, उसको जुडिशियल रिव्यू करके और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है ना. सो कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन laws that violate fundamental rights. तो ऐसा नहीं है कि ये संविधान ने हमें एक हाथ से फंडामेंटल राइट दिया और एक हाथ से छीन लिया, नहीं. कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इसको प्रोटेक्ट भी कर दी है. तो पहला होगा जुडिशियल रिव्यू, है ना. दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन दिया था केशवानंद भारती के केस में. सो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा उसको मतलब वो नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता. अब पता चले कि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है. अब डेमोक्रेसी को बदल के उन्होंने कर दिया कि डिक्टेटरशिप होगा आज का, अमेंडमेंट करके कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन इसको केशवानंद भारती जी के केस में क्या किया है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन केशवानंद भारती केस 1973 Supreme Court held that Parliament cannot destroy the basic structure of Constitution. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा हम बात करें तीसरा नंबर, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी. है ना. देखो एक तो हो गया कि जुडिशियल रिव्यू, एक हो गया बेसिक स्ट्रक्चर. अब प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये मेनका गांधी जी का केस हुआ था जिसके अंदर था कि इन मेनका गांधी केस Maneka Gandhi case 1978, the court expanded the meaning of Article 21
एंड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। काफ़ी सारे राइट्स है उसमें, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। हालांकि इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन ही आया हुआ है कि आर्टिकल 21 के ऊपर में क्या क्या वो राइट्स हैं, कैसे कैसे उसका जुडिशियल मतलब कैसे कैसे सक्सेशन मतलब जुडिशरी ने किस तरीके से एक एक के बाद एक ऐड करते गए उसके अंदर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, ये मिनर्वा मिल्स केस था, इन मिनर्वा मिल्स 1980 का केस था, जिसके अंदर क्या हुआ था, द कोर्ट emphasized harmony between fundamental rights and directive principles। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, इतना हो गया। इसके बाद में अभी हम कंक्लूजन लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, ये 4 चीज़ें हो गई। बता दें जुडिशियल रिव्यू यदि कोई भी मतलब कोई भी कानून ऐसा बनाया गया है जो फंडामेंटल राइट को यदि वायलेट करती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसको क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का उसको ख़त्म नहीं कर सकती है। तीसरा था कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। आपको पता है कि आर्टिकल 21 के अंडर जो पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि जो पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 20 और 21 ये ड्यूरिंग इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मेनका गांधी जी के केस के अंदर इसको मतलब वो किया गया, स्ट्रेंथन किया गया। और फिर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस भी बनता है मिनर्वा मिल्स केस में, जैसे कि कोर्ट एम्फसाइज्ड हार्मनी बिटवीन किसमें फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये थे इसके नेगेटिव, ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट और ये थे नेगेटिव कि क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या थे इसमें, है ना। इसमें क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थे कुछ, रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस सब के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो लग रहा है कि हाँ सही में कानून ने एक हाथ से तो राइट दिए हैं, दूसरे हाथ से छीन रहा है। लेकिन इसके आगे कुछ उसके सेफगार्ड भी प्रोवाइड किए गए हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई डाउन मतलब तुम आपका वो एक हाथ से दिया एक हाथ से ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोनों टाइम ही एक बैलेंस है बेसिकली। सो अब कंक्लूजन की यदि हम बात करें तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं ऐसे 10 फंडामेंटल राइट्स are restricted but not taken away arbitrarily। मतलब ऐसे ही नहीं लिया जा सकता है कि ये रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा ही आपका संविधान वो मतलब कर दिया गया पूरा एकदम आपका जो लिबर्टी है वो ख़त्म कर दिया हुआ, ऐसा नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेस इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी का भी ख्याल रखता है विथ साथ के साथ नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, है ना। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या करती है, इंश्योर करती है। सो इंडिविजुअल लिबर्टी विथ नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। इसके अलावा हम और लिख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32, है ना, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर
ये क्या करता है, सेफ गार्ड करता है ना। डॉक्टर इंश्योर द रिस्ट्रिक्शंस रिमेन, इंश्योर क्या इंश्योर करता है, जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, इंश्योर द रिस्ट्रिक्शंस रिमेन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, देयरफॉर, अब हम वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन 6 not to weaken fundamental rights, but to make them compatible with the larger interest of a democratic society। तो सिंपली आज का जो ये हमारा लेक्चर था ये इतना था। अभी देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो 15 दिन में जो हमने पढ़ाया था वो हमने एक नॉर्मल एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते थे जिसको हमने वो किया है, लेकिन आज का जो ये क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और अब हम जो है आज के बाद जो हमारा जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा हमने अप किया है। तो ये है हमारा डे 16 का ये हमारा आंसर राइटिंग था, जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी कि किस तरीके से हमने आंसर राइटिंग किया है। ये रहा हमारा ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली होता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। उसके अंदर ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, ये बॉडी वाले पार्ट में कंसिडर की जाएगी। और जो लास्ट वाला जो ये पार्ट है ये फिर क्या आ जाता है, ये फिर ये जो है ये क्या है, ये हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट है, जिसमें हम एकदम पॉजिटिव और वे फॉरवर्ड नेचर रखते हैं इसका। और उस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।